नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत प्रियदर्शी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग डीएवी पीजी कॉलेज लखनऊ। आज मैं आपके सामने रीति काव्य का स्वरूप और विकास के विभिन्न पहलुओं पर बात रखूंगा। इसे सुनने के बाद आप रीतिकालीन परिस्थितियों को पहचान सकेंगे, रीति काव्य का अर्थ समझ सकेंगे, रीति काव्य की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों को रेखांकित कर सकेंगे, रीति काव्य की शिल्पगत विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे और रीतिकालीन प्रमुख कवियों का परिचय दे सकेंगे। रीति काव्य की विभिन्न प्रवृत्तियों की चर्चा मैं आपके सामने करूंगा और उन परिस्थितियों पर भी विचार करूंगा जिनके कारण इस काल में एक विशेष प्रकार का काव्य लिखा गया। 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक का काल हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल के नाम से जाना जाता है। रीति शब्द का हिंदी में सामान्य अर्थ है काव्य की प्रणाली, काव्य पद्धति, काव्य सांचा, लक्षण ग्रंथों की शैली का अनुकरण, रूढ़ कवि मार्ग आदि। मूलतः यह शब्द लक्षण ग्रंथ शैली के लिए प्रयुक्त होता रहा है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं और जिस विधान के अनुसार यह विवेचना होता है उसे रीति शास्त्र कहते हैं। रीति संप्रदाय रचना में बाह्याकार को ही सब कुछ मानकर चला और रीति का अर्थ किया गया विशिष्ट पद रचना। हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग रीति संप्रदाय की रीति से व्यापक लिया गया। यहाँ काव्य रचना संबंधी नियमों के विधान को ही रीति नाम दे दिया गया। स्वभावतः इस काल की रचना में काव्य में वस्तु की अपेक्षा रूप या आकार को ही प्रधानता मिलती रही। कहना न होगा कि रीति शब्द का यह विशिष्टता मूलक प्रयोग हिंदी का अपना प्रयोग है। कारण रीति काव्य के अनेक कवियों ने प्रायः काव्य रीति, अलंकार रीति आदि का इसी अर्थ में प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए देव ने शब्द रसायन में कहा, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में कहा, काव्य की रीत सिखी सुकवीन सो। पद्माकर ने अपने ग्रंथ पद्माभरण में अलंकार चर्चा को स्पष्ट करते हुए अलंकार रीति का नाम दिया। इसी आधार पर मिश्र बंधुओं ने इस काल का नामकरण अलंकृत काल किया। अतः रीति काल का रीति शब्द आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मौलिक आविष्कार नहीं है। यह शब्द परंपरा में पहले से ही आ रहा था। केवल आचार्य शुक्ल ने इस रीति शब्द को व्यवस्थित अर्थ भर दिया। आचार्य शुक्ल जी के रीति काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया, परंतु हिंदी में यह नाम ग्रहण नहीं किया गया। हिंदी के अधिकांश विद्वान रचना संबंधी नियमों के विवेचन के कारण इस काल को रीति काल कहना ही समीचीन समझते हैं। यहाँ रीति शब्द का मतलब पैटर्न से है। इस काल में एक ही ढर्रे पर कविता लिखी गई, पहले काव्य के लक्षण देना और फिर स्वनिर्मित उदाहरण देना। अधिकांश कवियों ने इसी पद्धति पर कविता लिखी। इन कवियों ने श्रृंगार को अपना मुख्य विषय बनाया। इस विषय के लिए मुक्तक काव्य रूप का सहारा लिया गया। अलंकारों का व्यापक प्रयोग इस काल की कविता में हुआ है। इस काल की कविता पर तत्कालीन सामंतों की विलासी मनोवृत्ति का प्रभाव था। कवि दरबार में रहते थे और अपने आश्रयदाता के मनोरंजन के लिए कविता लिखते थे। इस कारण विषय और प्रस्तुतिकरण दोनों ही दृष्टियों से इस काल की कविता ह्रासोन्मुख हुई। रीति काव्य सामंतों के आश्रय में लिखा गया, अतएव उसकी प्रेरणा के स्वरूप को कवियों और आश्रयदाताओं दोनों के पारस्परिक संबंध ज्ञान से ही समझा जा सकता है। वास्तव में रीति काव्य परंपरा हिंदी प्रदेशों के विकृत सामंतवाद की विशिष्ट अभिरुचि की परंपरा है। यह सामंत वर्ग ब्रजभाषा काव्य के अभ्युदय से पहले ही यहाँ विद्यमान था, इसलिए यह परंपरा पहले संस्कृत में मिलती है। यही परंपरा समय पाकर केशवदास चिंतामणि में फूट पड़ती है। जिस समाज में यह साहित्य रचा गया
उसका नेतृत्व सामंतों के हाथ में था। उन्हीं के दरबारी कवियों ने उसे पोषित किया। अतः वह दरबारी काव्य जनता की काव्य रुचि का प्रतीक नहीं बन सका। अब हम रीतिकालीन परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि साहित्य अपने युग की उपज होता है। निश्चित रूप से साहित्य का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक आधार होता है। इस आधार पर किन्हीं विशेष वर्गों की रुचियों, परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। साहित्य की प्रवृत्तियों को ठीक से समझने के लिए उस युग विशेष को जानना बहुत जरूरी होता है। रीतिकाल के अधिकांश कवि राज दरबारों से संबद्ध थे। अकबर के बाद के मुगल सम्राट और उनके दरबारी विलासी थे। भारत के विभिन्न भागों के छोटे छोटे सामंत मुगल दरबार में व्याप्त विलासिता की नकल करते थे। उनके लिए कविता मनोरंजन का साधन थी। इन सामंतों की मनोवृत्तियों को ध्यान में रखकर इस काल की अधिकांश कविताएं लिखी गईं। इस काल की कविता पर विचार करने से पहले आइए हम उन परिस्थितियों पर विस्तार से विचार करें जिनसे प्रभावित होकर रीति काव्य लिखा गया। इन परिस्थितियों को 3 उप विभागों में विभक्त किया जा रहा है: राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इन 3 उप भागों में हम रीतिकालीन परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। हम पहले राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा कर रहे हैं। सन 1643 ईस्वी में भारत के सिंहासन पर शाहजहां आसीन हुआ। इस काल में मुगल वैभव अपने चरम उत्कर्ष पर था। जहांगीर ने जो साम्राज्य छोड़ा था, शाहजहां ने उसकी वृद्धि की। उसका दक्षिण में अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर राज्यों पर अधिकार हो गया। उत्तर पश्चिम में कांधार किला मुगलों ने जीत लिया। अब मुगलों के पास 22 सूबे थे, जिनकी आमदनी काफी ज्यादा थी। देश में शांति थी, खजाना मालामाल था, कला संगीत वैभव पर था और मयूर सिंहासन तथा राजमहल, ताजमहल का निर्माण हो गया था। अपनी शक्ति एवं सीमा बढ़ाने के लिए मुगलों ने मध्य एशिया पर आक्रमण किए, पर सफलता नहीं मिली। सन 1658 में शाहजहां बीमार पड़ा और उसके जीवन काल में ही उसके पुत्रों में सिंहासन के लिए युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध रीतिकाल के आरंभ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह को रौंद कर औरंगजेब ने गद्दी हथिया ली, लेकिन औरंगजेब का काल अशांति और कलह में ही बीता। उसके सामने ही आगरा, अवध और इलाहाबाद के सूबों में विद्रोह हुए। आगरा में जाटों ने, अवध में राजपूतों ने, इलाहाबाद में जमींदारों ने खुला विद्रोह कर दिया। बुंदेलखंड में चंपत राय के पुत्र छत्रसाल और महाराष्ट्र में महाराज शिवाजी ने स्वतंत्र रूप से सिर उठाया। जसवंत सिंह के मरते ही मेवाड़ और मारवाड़ ने मुगलों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। पंजाब में सिखों का असंतोष तीव्र हुआ। गुरु तेग बहादुर तथा गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की हत्या को लेकर सिख कौम बेचैन हो गई। दक्षिण की दशा और भी खराब थी। इस काल में मराठा शक्ति का उदय हुआ, नादिर शाह का तेज हमला हुआ और सेना अपना पराक्रम खो बैठी। इस माहौल में बंगाल का अलावर्दी खां और दक्षिण में आसफ जाह स्वतंत्र हो गए। कुछ दक्षिण के सामंत गृह कलह में उलझ गए और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के हमले शुरू हो गए। उसने मराठों की शक्ति को ध्वस्त किया और अंग्रेजों का व्यापार फैलाने का अवसर मिला। अंग्रेजों का आधिपत्य उत्तरी भारत में फैला और मुगल साम्राज्य दिल्ली, आगरा तक सीमित हो गया। इस समय का इतिहास भी दरबारों, अंतःपुरों के षड्यंत्र का इतिहास ही बनकर रह गया। इस प्रकार पूरा देश युद्धों और गृह कलह से पीड़ित हो उठा, जिसके कारण व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई। औरंगजेब के व्यक्तित्वहीन संतानें पैदा हुईं, जो कर्मचारियों के हाथों खिलौना बनकर टूट गए। राजनीतिक स्थिति का इस काल में पूरा
चित यह बन गया कि देश पदाक्रांत, विलास जर्जर और विकृत सामंतवाद की इच्छाओं का पतन प्रतीक बन गया। अब हम सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से समाज दो वर्गों में विभक्त था, उत्पादक वर्ग और उपभोक्ता वर्ग। उत्पादक वर्ग के अंतर्गत कृषक समुदाय और श्रमजीवी थे तथा उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत राजा से लेकर उनका दरबान और दास तक शामिल थे। रीति काव्य का संबंध निम्न वर्ग से नहीं है, क्योंकि इस काल की नायिका खेत में काम करती हुई या गोबर पाथती हुई स्त्री नहीं हो सकती थी। इस काल की कविता का मुख्य संबंध बादशाहों, राजाओं और सामंतों की काम क्षुधा की पूर्ति से था। इसीलिए हम इस वर्ग की मनोवृत्तियों पर ज्यादा ध्यान देंगे। शाहजहां के काल में मुगल दरबार अपने ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वास्तविक वैभव का स्थान वैभव प्रदर्शन ने ले लिया। इस वैभव प्रदर्शन ने विलासिता को जन्म दिया और दरबारी शिक्षा भी आशिकाना गजलों, फारस की अश्लील प्रेम कथाओं तक सीमित रह गई। ललित क्रीड़ाओं का विलास अंतःपुर में गूंजता था। चौसर और गजफा के खेल मनोरंजन करते थे। तरह तरह के कबूतर, लाल तोता, मैना से निवास गूंजते रहते थे। किसान मजदूर का जीवन दयनीय था। अन्न उगाने वाले को अन्न की कमी थी और दरिद्रता इनको तोड़ रही थी। डॉक्टर नगेंद्र ने मुगल वैभव के बावजूद आम लोगों की दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि सचमुच इस समय के प्रासाद इन्हीं लोगों की हड्डियों पर खड़े थे। इन्हीं के आंसू और रक्त की बूंदें जमकर अमीरों के मोती और लालों का रूप धारण कर लेती थी। राजा के अबाध अपव्यय की क्षतिपूर्ति अनेक प्रकार के उचित अनुचित कर्मों द्वारा की जाती थी। कर्मचारीगण राजा का और अपना उदर किसानों का खून चूसकर भरते थे। सम्राट, सूबेदार, फौजदार, जमींदार आदि सभी का शिकार बेचारा किसान था। इस प्रकार मजदूरों, कारीगरों को बेकारी और बेगारी ने तबाह कर दिया था। भयंकर अकाल और महामारी से उनका जीना दूभर हो गया था। देश की धन संपत्ति के नाश के साथ शिल्प संस्कृति की हालत और भी बिगड़ गई थी। सामाजिक पतन का यह काल नैतिक मूल्यों के पतन का काल भी था। हिंदू मुसलमान दोनों जर्जरित होकर नैतिक बल खो बैठे थे। जहादार शाह जैसे बादशाहों ने मुगल गौरव को मिट्टी में मिला दिया था। दरबार छल कपट के केंद्र थे। नैतिक बल से हीन सम्राट अमीर भाग्यवादी बन गए थे। विलास की रंगीनी में निराशा की कालिमा जीवन को घेर कर बैठ गई थी। कविता पर इसका सीधा असर पड़ा। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका पुस्तक में इस प्रवृत्ति का सटीक मूल्यांकन करते हुए लिखा है, भीषण राजनीतिक विषमताओं ने बाह्य जीवन के विस्तृत क्षेत्र में अस्वस्थ अभिव्यक्ति और प्रगति के मार्ग में अवरोध पैदा कर दिए थे। निदान यह हुआ कि लोगों की प्रवृत्तियां अंतर्मुखी होकर अस्वस्थ काम विलास में ही अपने को अभिव्यक्त करने लगी। अब हम रीति काल के धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। इस काल का धर्म भी विलासिता से प्रभावित हुआ। हिंदी प्रदेश में वैष्णव धर्म और उसमें भी कृष्ण भक्ति शाखा तेजी से फैली, क्योंकि यह उस युग की विलासी और वैभव प्रदर्शन की प्रवृत्ति के अनुकूल थी। कृष्ण संप्रदाय के कई उप संप्रदाय सामने आए। वल्लभ संप्रदाय में विट्ठल जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने गोकुल, कामवन, काकरौली, नाथद्वारा, सूरत, बंबई और काशी में अपनी अपनी गद्दियां बना ली। इस प्रकार की गद्दियां विलासिता का केंद्र बन गई। सेवा अर्चना की अनेक पद्धतियों का आविष्कार हुआ और भगवान ऐश्वर्य की मूर्ति बनकर रह गए। इन गद्दियों के गोस्वामियों का संपर्क राजाओं और सामंतों से बढ़ा और वहां से उन्हें ऐश्वर्य के साधन उपलब्ध होने लगे। इस युग का धर्म अंधविश्वास का पर्याय बन गया।
अशिक्षित जन समुदाय के लिए भक्ति भावना धर्म के बाह्यांगों तक ही सीमित रह गई। ये अपने अंधविश्वास के कारण संतों और पीरों के पास जाते थे और सब प्रकार की रीतियों और अंधविश्वासों का पालन करते थे। ये संत और पीर भोली भाली जनता का खूब शोषण करते थे। इसके अतिरिक्त इस काल में अवतारों की लीलाओं का खूब प्रचलन हुआ। कृष्ण लीला और राम लीला का प्रचलन बढ़ा। इस प्रकार जनता की धर्म भावना उनके मनोविनोद का साधन भी बन गया। भक्ति काल में माध्व, निम्बार्क, चैतन्य और वल्लभ संप्रदायों में राधा की भक्ति भाव की प्रधानता थी, लेकिन इस रीति काल में राधा को परकीय भाव की नायिका मात्र बनकर रह जाना पड़ा। अब नायिका नायक भेद के रीतिकालीन कवियों ने परकीय भाव को ही राधा भाव मान लिया और भिखारी दास ने इस रीतिकालीन कवियों के परकीय भाव को राधा भाव में अंतरित होने को बहुत ही चुटीले ढंग से और मार्मिक ढंग से इस तरह कहा, आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कान सुमिरन को बहानो है। यानी आगे के सुकवि तुम्हारी कविता पर रीझ जाएं तो तुम अपनी कविताई की को लेकर खुश हो जाना। अगर आगे के सुकवि तुम्हारी कविता पर रीझते नहीं हैं तो यही मान लेना कि हमने राधा कन्हई का सुमिरन किया है। इस काल की कविता में भक्ति का यही रूप सामने आता है। इस काल के कवि सूरदास और नंददास की परंपरा का अनुकरण नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी श्रृंगारिकता को विकृत रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। यह इस काल के बौद्धिक ह्रास का परिणाम है। अब हम रीतिकाल में कला और संगीत की स्थिति पर भी विचार करेंगे। इस काल की स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला पर भी विलासिता का प्रभाव स्पष्ट पड़ा। शाहजहां के काल में स्थापत्य और चित्रकला में अलंकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, पर औरंगजेब के शासन काल में कला का ह्रास हुआ। अन्य क्षेत्रों की भांति इस काल के संगीत में भी गंभीरता का अभाव और विलासिता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस काल में संगीत भी अलंकरण और रसिकता में डूब गया। कला की चमत्कारवाद ने इस युग की संपूर्ण चेतना को खास ढंग से अभिव्यक्त किया। कला में सोने का रंग, मणियों का जड़ाव, नक्काशी और तराश का प्रयोग बढ़ा। चित्रों में पशु पक्षी और प्रकृति वैभव का उभार उमड़ पड़ा, किंतु अलंकरण की अतिशयता ने चित्रकला को निर्जीव बना दिया। व्यक्ति चित्रों तक में सहजता न आ सकी, कोरा रंग प्रदर्शन ही शेष रह गया। रीतिकालीन कवियों यथा केशवदास, बिहारीदास, मतिराम देव का काव्य चित्रों में उतारे गए कलात्मक स्त्री सौंदर्य के अंकन में डूबने का उदाहरण दिखाई देता है। रीति काव्य का इन स्त्री चित्र से सीधा संबंध है। यानी रीतिकालीन जो काव्य है वो स्त्री को केंद्र में लेकर रचा गया। अब हम रीति काव्य की परिस्थितियों की चर्चा के बाद आपसे रीति शब्द की जो व्याख्या है उस पर भी कुछ बात कर लें कि हिंदी के जो रीति काल का रीति शब्द है वह एक व्यापक अर्थ का परिचायक है, जो रस, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद आदि सभी काव्यांगों के आधार पर एक बधी बधाई परिपाटी का वाचक है। अब हम रीति काव्य से क्या तात्पर्य है इस पर भी विचार कर लें। वे रचनाएं जो रस, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद आदि विविध काव्यांगों को आधार मानकर लिखी जाती हैं और इसके फलस्वरूप उनका अपना एक विशेष ढांचा, स्वरूप एवं पैटर्न होता है, रीति काव्य कहलाती हैं।
रीति काव्य के रचनाकार की दृष्टि किसी एक अथवा एक से अधिक काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ पर टिकी रहती है और वह रचना संबंधी नियमों को आदर्श मानते हुए अपनी कृति को जन्म देता है। उदाहरण के तौर पर केशव दास की कवि प्रिया और रसिक प्रिया काव्यशास्त्र के ग्रंथ हैं और उनकी रामचंद्रिका आदि ग्रंथ रीति काव्य हैं। इसी प्रकार देव के भाव विलास, रस विलास आदि ग्रंथ काव्यशास्त्र के ग्रंथ हैं और उनका देव शतक रीति काव्य है। इसी प्रकार पद्माकर का पद्माभरण और जगत विनोद काव्यशास्त्री ग्रंथ हैं और उनका हिम्मत बहादुर विरुदावली और प्रताप सिंह विरुदावली आदि ग्रंथ रीति काव्य कहलाएंगे। रीति शब्द लक्षण ग्रंथों के लिए और रीति काव्य लक्ष्य ग्रंथों के लिए सामान्यतः प्रयुक्त होता है। यानी रीति शब्द जो है लक्षण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है और रीति काव्य शब्द लक्ष्य ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है। रीति निरूपण की दृष्टि से यह शुद्ध कला है। इसमें दो तरह के कवि दिखाई देते हैं। पहले वर्ग में ऐसे कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और दूसरा वर्ग उन कवियों का है जो रीति शास्त्र में पारंगत होते हुए भी लक्षण उदाहरण के चक्कर में न पड़कर लक्ष्य ग्रंथों की रचना करते थे। इस प्रकार हिंदी रीति काव्य के पीछे एक समृद्ध रीति शास्त्र की ताकत थी जिसमें काव्य के सभी संप्रदायों का सूक्ष्म और गहन विश्लेषण हो चुका था। यानी संस्कृत के रीति काव्यशास्त्र का यहाँ आधार के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, उनका अनुकरण हो रहा था। अगर आप देखें तो जो रीति ग्रंथकार हैं या रीति काव्य के कवि हैं, वो रीति ग्रंथों को किस तरह से लिख रहे थे, उनकी शैली, निरूपण की शैली कैसी थी, अगर हम इस पर विचार करें तो हम रीति काव्य ग्रंथों में 3 प्रकार की निरूपण शैली का प्रयोग देख सकते हैं। पहली शैली है काव्य प्रकाशकार मम्मट की निरूपण शैली। इस शैली में काव्य के सभी अंगों पर कम या ज्यादा प्रकाश डाला जाता था। इस शैली के उदाहरण के रूप में हम चिंतामणि का कविकल्प तरु और देव का काव्य रसायन का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी रीति ग्रंथों की निरूपण शैली थी रसमंजरी और श्रृंगार तिलक की श्रृंगार परक नायिका भेद वाली शैली। इस निरूपण शैली, श्रृंगार परक नायिका भेद वाली निरूपण शैली का प्रतिपाद्य सामान्यतः श्रृंगार होता था और इसके उदाहरण के रूप में केशव दास की रसिक प्रिया और रस विलास तथा बेनी प्रवीण का नवरस तरंग उदाहरण के रूप में ये रचनाएं रखी जा सकती हैं। इस रसमंजरी और श्रृंगार तिलक वाली श्रृंगार परक नायिका भेद वाली निरूपण शैली के उदाहरण के रूप में इन्हें रखा जा सकता है। तीसरी शैली जयदेव के चंद्रालोक की अलंकार निरूपण शैली है। इस शैली में अलंकारों के लक्षण उदाहरण सूत्रबद्ध शैली में दिए जाते हैं। इस 3 प्रकार की शैलियों ने रीति काव्य का शास्त्रीय आधार पुष्ट किया। अब हम रीति काव्य के प्रमुख भेदों पर विचार करेंगे। रीति काव्य के 3 प्रमुख भेद हैं। पहला भेद है रीतिबद्ध काव्य, दूसरा है रीति सिद्ध काव्य और तीसरा है रीति मुक्त काव्य। हम रीतिबद्ध काव्य पर पहले चर्चा करेंगे। रीतिबद्ध काव्य वह काव्य है जिसमें कवि रस, अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण उदाहरण लिखने में ही अपनी काव्य शक्ति का उपयोग करते थे। ये कवि रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। यह वर्ग रीति काल का सबसे विशाल वर्ग है। इस काल के अधिकांश कवि रीतिबद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिबद्ध कवियों को रीति ग्रंथकार कवि शीर्षक के अंतर्गत रखा है, जिसमें उन्होंने 57 कवियों की चर्चा की है। रीतिबद्ध काव्य के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है
इस वर्ग के कवियों का प्रमुख उद्देश्य काव्य शास्त्र की शिक्षा देना था। उनके कवि कर्म का मात्र यही उद्देश्य था। डॉक्टर नगेंद्र ने इन कवियों को रीतिबद्ध नाम देकर रीतिकार अथवा आचार्य कवि नाम दिया, परंतु ये नाम स्वीकार या अधिक प्रचलन में नहीं हुए। अब रीतिबद्ध कवियों के प्रमुख उदाहरण के रूप में हम चिंतामणि त्रिपाठी, मतिराम, जसवंत सिंह, देव, कुलपति मिश्र, भिखारी दास, भूषण, पद्माकर भट्ट आदि कवियों को हम इस रीतिबद्ध कवि परंपरा में रखते हैं। अब हम रीति सिद्ध कवियों काव्य की चर्चा करेंगे। रीति सिद्ध काव्य क्या है, रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा करेंगे। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, परंतु अपनी रचनाओं के लिए इन ग्रंथों से प्रेरणा अवश्य लेते रहे, उनको रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। इस कोटि के कवियों में बिहारी सर्वप्रथम है। इस श्रेणी के अन्य कवियों में बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, राम सहाय, सेनापति, विक्रम आदि के नाम लिए जा सकते हैं। अब हम रीति मुक्त काव्य की चर्चा करेंगे। जिन कवियों ने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे, न ही वे रीतिकालीन काव्य परंपरा एवं प्रवृत्ति से प्रभावित हुए, बल्कि इन दोनों के अलग वो स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करते रहे, ऐसे कवियों को रीति मुक्त कवि कहा जाता है। घनानंद, आलम, बोधा, दिजदेव आदि इसी रीति मुक्त कवियों के वर्ग में आते हैं। इन कवियों ने जो काव्य लिखा वह रूढ़ विरोधी स्वच्छंद प्रेम भावना का काव्य है। इसमें प्रेम का अनुभूति पक्ष प्रधान है तथा यह किसी भी प्रकार की शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन नहीं करता है। इन कवियों की मूल प्रवृत्ति रूप, सौंदर्य चित्रण और विरह वर्णन की है। इसमें स्वानुभूति का स्वर प्रधान रूप से व्यंजित हुआ है और इन सभी कवियों ने रीति स्वच्छंद परंपरा में अपनी मौलिक प्रतिभा से काव्य सृजन किया है। अब हम रीति काव्य का प्रवर्तन किसने किया, इसकी चर्चा करेंगे। तो हम इस पे बात करें कि हिंदी में सबसे पहले किसने रीति काव्य लिखा, तो हम अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो केशव दास ने काव्य के सभी अंगों पर शास्त्रीय ढंग से विवेचना सर्वप्रथम हिंदी में किया और उनके इस ग्रंथ का नाम है कवि प्रिया। पर रीतिशास्त्र की शुरुआत केशवदास से न मानकर आचार्य चिंतामणि से मानी जाती है, जिनका काल केशवदास से 50 वर्ष बाद आता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि केशव दास ने जिन काव्य शास्त्रीय परंपरा के आधार पर काव्य का विश्लेषण किया वो पुरानी पद्धति थी और हिंदी की रीति कवियों ने उसका अनुसरण नहीं किया। केशव दास अलंकार को प्रधान मानने वाले चमत्कारी कवि थे, जो अलंकार और अलंकार्य का भेद नहीं कर सके थे। लेकिन हिंदी के कवियों ने उस पुरानी परिपाटी को छोड़कर चंद्रालोक और कुवलयानंद की परंपरा का अनुसरण किया। हिंदी में इस परंपरा का अनुसरण करने वाले पहले रीति कवि चिंतामणि त्रिपाठी हैं, जिन्होंने 1643 के आसपास काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश जैसे ग्रंथ, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे। अब हम रीतिकाल के नामकरण के संबंध में विचार कर लें। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के नामकरण के प्रश्न पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। इसे रीतिकाल, श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल आदि नाम दिए गए हैं। मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है। पर इन सभी नामों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया गया नाम रीतिकाल सर्वमान्य है। अब हम रीतिकाव्य की साहित्यिक प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। संस्कृत की दरबारी काव्य परंपरा का रीतिवाद इस काल की
स्थिति परिस्थिति का सहारा पाकर प्रबल हो गया। इस रीतिवादी प्रबलता में प्रधान रूप से अलंकार निरूपण, श्रृंगार चित्रण, बारहमासा वर्णन तथा नायक नायिका भेद की परंपरा को प्रश्रय दिया। संस्कृत की रीतिवादी परंपरा का अनुकरण इस हद तक किया गया कि केशवदास, चिंतामणि, मतिराम एवं भूषण आदि ने कथ्य और कथन दोनों की भंगिमा में सामंत वर्ग की सौंदर्याभिरुचियों का पोषण किया। यह सामंत वर्ग 17वीं-18वीं शताब्दी में इतना पतित हुआ है कि दरबारी काव्य परंपरा पर उस पतन की सीधी छाप दिखाई देती है। इस दरबारी काव्य परंपरा का सीधा विरोध रीतिकाल की अंतिम सीमा रेखा पर आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया और इसकी ह्रासोन्मुखी रूढ़ियों से साहित्य को मुक्त किया। इस काल में यह भी सिद्ध हुआ, यानी आधुनिक काल में भारतेंदु युग में यह भी सिद्ध हुआ कि रीति काव्य का श्रृंगार रसवादी न होकर चमत्कारवादी, झूठा एवं कृत्रिम है। जीवन एवं काव्य के प्रति इन रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियों का दृष्टिकोण केशव के इस दोहे में देखा जा सकता है, जिसमें केशवदास कहते हैं, यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त, भूषण बिनु विराजई, कविता बनिता मित। अब हम रीतिकालीन प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। इस चर्चा में सर्वप्रथम हम पहली जो विशेषता रेखांकित करेंगे वो ये है कि रीति काव्य में रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ। रीति ग्रंथों का निर्माण रीति काव्य की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। रीति ग्रंथों का निर्माण रीति काव्य की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। रीति ग्रंथ का मतलब उस लक्षण ग्रंथ से है जिसमें काव्यांगों का लक्षण निरूपण करके उनके उदाहरण के रूप में स्वनिर्मित पद दिए जाते थे। इस काल के कवियों ने कविता लिखने की यह प्रणाली बना ली थी कि पहले दोहे में लक्षण लिखते थे और फिर उसके उदाहरण के रूप में स्वनिर्मित कविता उपस्थित करते थे। इसलिए इस काल का रचनाकार, आचार्य और कवि दोनों का काम एक साथ निभाने का प्रयत्न करता था, लेकिन इससे सूक्ष्म विवेचन और विश्लेषण पर गहरा असर पड़ा और हम देखते हैं कि रीतिकालीन विद्वानों में उस प्रौढ़ एवं संतुलित विवेचन शक्ति का अभाव था जो एक आचार्य के लिए जरूरी होता है। अतः ये कवि आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। इस प्रवृत्ति का मूल भी उस काल के सामंतों की मनोवृत्ति में ढूंढा जा सकता है। ये साहित्य के पारखी नहीं थे, बल्कि ऐसे विलासी रईस थे जिनमें तर्क की सूक्ष्मता को परखने की न तो शक्ति थी, न ही उन्हें अवकाश था। फिर भी काव्य को समझने के लिए उसके विषय में थोड़ा बहुत जानना भी जरूरी था। इसलिए इस काल के कवियों ने उनकी इसी आवश्यकता की पूर्ति काव्य शास्त्री या लक्षण ग्रंथों का निर्माण करके किया था। इन रीति ग्रंथों के रचयिता सहृदय और कुशल कवि थे। उनका उद्देश्य काव्य की रचना करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय निरूपण करना। अतः उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से रस और अलंकार आदि के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पर ध्यान रखना होगा कि इस काल में कवियों ने शास्त्र पहले लिखा है, कविता बाद में। प्रेम श्रृंगार के वर्णन में इन कवियों का भावनालोक उदात्त एवं परिष्कृत से कोसों दूर है। फूहड़पन और कुरुचि का काव्य में साम्राज्य है। रीतिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों के दूसरे उदाहरण के रूप में हम श्रृंगार वर्णन को रीतिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों की एक विशिष्टता के रूप में रेखांकित करेंगे। यानी रीतिकालीन साहित्य में श्रृंगार वर्णन की एक प्रमुख प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस काल के साहित्य में श्रृंगार की प्रधानता है। इसका कारण भी उस काल के सामाजिक संदर्भों, साहित्यिक परंपराओं और राजाओं की मनोवृत्ति में ढूंढा जा सकता है। सामंत वर्ग काम देवता का उपासक था और नारी में
काम रीति का स्वाद ही इन्हें प्रिय था। ये अपने जीवन में ही नहीं, कविता में भी श्रृंगार देखना चाहते थे। अतः इस काल के कवियों ने श्रृंगार को केंद्र में रखकर कविता लिखी। पर इस काल के श्रृंगार और रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा को छोड़कर अगर हम बात करें तो इस काल के श्रृंगार में संतुलित दृष्टि का अभाव है। इसमें प्रेमिका का व्यक्तित्व नहीं उभर सका है। इस काल के श्रृंगार का आधार स्त्री का मांसल शरीर है, उसकी सूक्ष्म आत्मा नहीं है। मादकता रीतिकालीन श्रृंगार की एक उल्लेखनीय विशेषता है। रीतिकालीन कवि अपनी कविता को मादकता के तत्वों से परिपूर्ण रखना चाहता था। इसीलिए कवि आडंबरपूर्ण वातावरण और भड़कीली वेशभूषा का वर्णन करता है। उनकी नायिकाएं विशाल महलों में रहती हैं। उनकी सेज की चादरें चांदनी को लज्जित करती हैं। ऐसी नारी उन्हें पसंद नहीं जिसमें कटाक्ष निक्षेप की क्षमता न हो, यानी कटाक्ष करने की क्षमता न हो, ऐसी नारी उन्हें पसंद नहीं है। रीतिकालीन काव्य में राधा और कृष्ण का नाम तो बार बार लिया जाता है, पर नाम लेने भर से ये रीतिकालीन कवि भक्त कवि नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी मूल प्रेरणा भक्ति नहीं है। प्रधानता इनकी काव्य की, इनकी मनोवृत्ति में प्रधानता ऐहिकता पर या सांसारिकता या दैहिक श्रृंगार वर्णन की ही है। भक्ति भावना का इस्तेमाल रीतिकालीन कवियों ने ढाल के रूप में किया है। रीतिकाल के एक कवि भिखारी दास ने इस संबंध में बड़ी स्पष्टता से अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है, आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यानी आगे के कवि अगर हमारी इस कविता को अच्छा समझे तो ठीक है, अगर यह अच्छी कविता न बन पड़ी तो कवियों को उदास नहीं होना चाहिए। ठीक है, कविता नहीं तो राधा और कृष्ण को याद करने का बहाना तो बन गया, कविता लिखने का बहाना तो बन गया। राधा कृष्ण का नाम जो ये लेते थे तो कविता और नहीं बनी तो कम से कम राधा कृष्ण का नाम ले रहे हैं। इस तरह से राधा कृष्ण का नाम इनके लिए एक ढाल की तरह बन गया। वस्तुतः इस काल में आकर राधा कृष्ण सामान्य नायक नायिका के रूप में परिणत हो गए। डॉक्टर नगेंद्र ने इस भक्ति को कवियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता बताया है। जब कवि अतिशय श्रृंगार वर्णन के कारण मन में अपराध भावना का अनुभव करते थे तो राधा कृष्ण का स्मरण करके उनका धर्म भीरु मन अपने को आश्वासन दे लेता था और उनके लिए सामाजिक कवच का काम भी करता था। अब हम रीतिकालीन साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में वीर काव्य रचना की प्रवृत्ति को रेखांकित करेंगे। यानी वीर काव्य रचना भी साहित्य रीतिकालीन साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। हम देखते हैं रीतिकाल में सामान्य रूप से श्रृंगार रस की रचनाओं की प्रधानता थी, लेकिन श्रृंगार के साथ साथ वीर रस की धारा भी अपनी मंद मंथर गति से बह रही थी। शाहजहां का शासन काल तो पर्याप्त सुख शांति का युग था, परंतु औरंगजेब के गद्दी पर बैठते ही विपत्ति के बादल मंडराने लगे थे। उसकी धर्मांधता और कट्टर नीति से संपूर्ण वातावरण विक्षुब्ध हो उठा था। उसके नित्य नए अत्याचारों के प्रतिक्रिया स्वरूप देश के कुछ वीर शासक औरंगजेब के विरुद्ध खड़े हो गए थे। दक्षिण में महाराज शिवाजी, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह और राजस्थान में महाराजा जसवंत सिंह तथा मध्य प्रदेश में छत्रसाल आदि ने अपनी तलवारें संभाल ली थी। इनकी वीरता की भावना से प्रेरित होकर
तथा इनके वीरत्व को सजग बनाए रखने के लिए वीर रसात्मक काव्य रचना को पर्याप्त बल भी मिलने लगा। मुख्य धारा श्रृंगार परक होने के बावजूद भूषण, सूदन, पद्माकर, गोरेलाल, गुरु गोविंद सिंह आदि कवि वीर काव्यों के सृजन में गहरी रुचि लेने लगे। इन कवियों की ओजपूर्ण रचनाएं पढ़कर वीर योद्धाओं की नसों में गर्म रक्त प्रवाहित होने लगता है। भूषण का काव्य वीर रस का सर्वोत्तम काव्य माना जाता है। वे तत्कालीन जनजागरण के प्रहरी बनकर काव्य क्षेत्र में उतरे थे। यद्यपि रीतिकालीन वीर रस के कवियों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, फिर भी हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा में इनका योगदान निश्चय ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम रीतिकालीन काव्य के एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में नीति काव्य सृजन की प्रवृत्ति को रेखांकित करेंगे। नीति काव्य का सृजन भी रीति काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। रीतिकाल की एक प्रमुख उपलब्धि नीति काव्य का सृजन भी दिखाई देता है। संस्कृत साहित्य में नीति काव्य की एक विशाल और समृद्ध परंपरा थी, जिसका हिंदी कवियों पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। भक्ति काल में भी नीति संबंधी प्रचुर सामग्री मिल जाती है। कबीर, तुलसी, रहीम आदि कवियों की नीति विषयक सूक्तियां विशेष प्रसिद्ध हैं। भक्ति काल की नीति काव्य परंपरा ही रीति काल तक आते आते अधिक समृद्ध एवं जनप्रिय हो गई थी। रीति काल में नीति विषयक रचनाएं करने वालों में वृंद, गिरिधर कविराय, घाघ, बैताल, दीनदयाल गिरी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन कवियों की रचनाओं में जीवन के अनेक प्रभावशाली अनुभव चुभती हुई शैली में कहे गए हैं। यद्यपि साहित्य में चमत्कार का पुट अवश्य मिल जाता है, परंतु इनसे रस की अनुभूति नहीं होती। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे कविता न कहकर सूक्ति साहित्य कहा है। विषय की विविधता और सूझ की विचित्रता के कारण यह सूक्ति साहित्य जनता का कंठहार बन गया है। इसमें कंठस्थ हो जाने का गुण भी है, जिसने इस सूक्ति साहित्य को या नीति साहित्य को या नीति काव्य को सर्वप्रिय बना दिया। अब हम रीत काव्य की प्रवृत्ति के रूप में स्वच्छंद काव्य अथवा रीति मुक्त काव्य धारा का उल्लेख करेंगे। आप जानते हैं कि रीति काल के अधिकांश कवि या तो लक्षण ग्रंथ लिखते थे या इन लक्षण ग्रंथों को अपना आदर्श मानकर काव्य रचना करते थे। इस प्रवृत्ति के अलावा इस युग में एक और काव्यधारा भी चल रही थी, जिसे स्वच्छंद धारा अथवा रीति मुक्त काव्यधारा कहते हैं। स्वच्छंदता का अर्थ यहाँ परंपराओं और रूढ़ियों का त्याग है। स्वच्छंदतावादी कवियों ने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही उनके आधार पर काव्य रचना की। किसी मिश्रित आधार या बधे बधाए नियमों के अधीन रहकर काव्य रचना करना उनको स्वीकार नहीं था। इन कवियों के काव्य में नवीनता एवं मौलिकता की प्रधानता है, क्योंकि ये पीछे की ओर न झांककर अपने समकालीन जीवन से प्रेरणा लेते थे। इनका काव्य अलंकारों के बोझ से दबा हुआ न होकर अनुभूति प्रधान है। भाषा के क्षेत्र में भी इन्होंने केशव आदि रीतिबद्ध कवियों की तरह शब्दों की लड़ियां सजाने के मुंह में न पड़कर अर्थ वैचित्र्य को ही महत्व दिया है। इनका श्रृंगार चित्रण भी अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ, संयत और स्वच्छ है। संक्षेप में इनके पास प्रेम की सच्ची अनुभूति है, जिसका इन्होंने उदात्त रूप में वर्णन किया है। स्वच्छंदता एवं स्वच्छंद काव्यधारा के विकास में योग देने वाले कवियों में घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव का नाम विशेष उल्लेखनीय है।
अब हम रीति काव्य की प्रवृत्तियों या साहित्यिक विशेषताओं के रूप में उस रीति काव्य की शिल्प पक्ष की विशेषताओं को भी आपके सामने हम काव्य भाषा, रीतिकालीन काव्य भाषा के संदर्भ में आपसे बात करेंगे। और आप जानते हैं कि रीतिकाल की प्रमुख साहित्यिक भाषा ब्रजभाषा थी। मध्य देश की भाषा होने तथा प्रकृति से मधुर होने के कारण उस युग के कवियों की अभिव्यक्ति का यह सर्वोत्तम माध्यम बन गई थी। रीतिकाल भाषा की सजावट का युग था और ब्रजभाषा में कोमल भावों की अभिव्यक्ति की अपार क्षमता थी। अतः रीति कवि न केवल इसके प्रति आकृष्ट हुए, बल्कि उन्होंने इसको सजाने, संवारने और निखारने में कोई कसर उठा नहीं रखी। रीतिकाल ब्रजभाषा के आधिपत्य का काल है। ब्रजमंडल के अतिरिक्त दूसरे प्रांतों के कवियों ने भी इसी भाषा को अभिव्यंजना का माध्यम बनाया। परिणामतः इसके शब्द भंडार में अवधी, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि भाषाओं के अतिरिक्त अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाओं के अनेक शब्द समाविष्ट हो गए। इस प्रवृत्ति के जोर पकड़ लेने का दुष्परिणाम यह भी हुआ कि शब्दों के मनमाने प्रयोग होने लगे। रीति कवि व्याकरण की परवाह न करके शब्दों को तोड़ने मरोड़ने में रुचि लेने लगे। रीतिबद्ध कवियों में तो कारक चिन्हों की गड़बड़ी तथा लिंग संबंधी दोषों की भरमार हो गई। स्वच्छंदतावादी कवियों की भाषा प्रायः इसका अपवाद ही रही। इन स्वच्छंदतावादी या रीति मुक्त कवियों ने ब्रजभाषा के साथ या काव्य भाषा के साथ खिलवाड़ नहीं किया। घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव आदि ने काव्य भाषा ब्रजभाषा की शुद्धि एवं काव्य भाषा में ब्रजभाषा में अर्थ क्षमता की ओर विशेष ध्यान दिया। इसीलिए इस रीति मुक्त वर्ग के कवियों की ब्रजभाषा परिनिष्ठित ब्रजभाषा का सुंदर नमूना दिखाई देती है। अब हम रीतिकालीन काव्य के शिल्प पक्ष की दूसरे विशेषता के रूप में हम छंद की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। रीति काव्य चूंकि दरबारी मनोवृत्ति का काव्य था, इसलिए इस युग में मुक्तक काव्य रचना का ही प्राधान्य रहा। मुक्तक काव्य रचना के लिए कवि को कुछ चुने हुए छंदों पर ही आश्रित होना पड़ता है। इसलिए इस युग में कवित्व, सवैया, छप्पय, दोहा, सोरठा, बरवे और रोला जैसे छंद ही प्रचलित हुए, जो रीतिकालीन काव्य धारा की प्रकृति के अनुकूल थे। जहाँ श्रृंगार के लिए कविगण सवैया छंद की ओर आकृष्ट हुए, वहाँ वीर रस के लिए अधिकतर कवियों ने कवित्व को ही चुना। दोहा इस युग का सबसे अधिक लोकप्रिय छंद था। भक्ति और नीति का संपूर्ण साहित्य दोहा छंद में ही रचा गया। माधुर्य एवं चारुता की दृष्टि से सवैया इस युग का सर्वश्रेष्ठ छंद माना गया। यद्यपि इस युग में छंद शास्त्र के निर्माता कवियों की संख्या अधिक नहीं रही, परंतु उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार हिंदी छंद शास्त्र के विकास में पर्याप्त रुचि दिखाई। संस्कृत ग्रंथों से प्रभावित होने पर भी उनकी रचनाओं में मौलिकता का कुछ न कुछ अंश जरूर दिखाई देता है। उन्होंने पाठकों की सीमाओं का ध्यान रखते हुए सरल और सुवेद शैली का अनुसरण किया और प्रायः सभी ने दोहादि छंदों में लक्षण उदाहरण पद्धति को ही अपनाया। गति और लय आदि की व्यवस्था की दृष्टि से भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है। चिंतामणि का छंद विचार, मतिराम की वृत्ति कौमुदी, भिखारी दास का छंदोड़ एवं पिंगल, राम सहाय की वृत्त तरंगिणी, अमीर दास का वृत्त चंद्रोदय, सुखदेव का वृत्त विचार आदि ग्रंथ छंद विवेचन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम
रीतिकालीन काव्य के शिल्पगत विशेषता के रूप में अलंकार संबंधी विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। रीतिकालीन अलंकारों के विवेचन तथा काव्य में इनके प्रयोग के लिए रीति काव्य उल्लेखनीय है। यानी रीति काव्य में अलंकारों का विवेचन और काव्य में अलंकारों का प्रयोग विशेष किया जाता है। संभवतः इसीलिए मिस्र बंधुओं ने इस युग का नाम अलंकृत काल रखा था। यद्यपि यह नाम बहुमत से स्वीकार नहीं हुआ, परंतु इस युग में रचे गए लक्षण और लक्ष्य दोनों प्रकार के ग्रंथों में अलंकारों को ही प्रधानता मिली। वैसे भी उन दिनों अलंकार शास्त्र के समुचित ज्ञान के बिना किसी भी कवि के लिए राज दरबार में प्रवेश प्राप्त करना सुलभ नहीं था। इसलिए इस युग में अलंकारों की खूब धूम मची। यहाँ तक कि अलंकारों को साधन की अपेक्षा साध्य होने का दर्जा मिल गया। परिणाम स्वरूप अलंकारों के बोझ के कारण कविता का आंतरिक सौंदर्य विलुप्त हो गया। इस काल के कवियों ने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग किया, पर इनका एक ही उद्देश्य है, चमत्कार उत्पन्न करना। चमत्कार उत्पन्न करने की इस प्रवृत्ति के पीछे भी राजाओं की रुचि का हाथ है। उस समय का शासक वर्ग इस प्रकार की चमत्कारिक उक्तियों को पसंद करता था। इसीलिए रीतिकालीन कवियों ने चमत्कार उत्पन्न करने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। केशवदास की प्रसिद्ध उक्ति भूषण बिनुन विराजई कविता बनिता मित इस युग के कवियों की अलंकार प्रियता को पुष्ट करती है। यद्यपि कुछ कवियों ने अलंकार विवेचन पर्याप्त विस्तार एवं मनोयोग से किया, परंतु वे किसी मौलिक सूझबूझ का परिचय नहीं दे पाए। वास्तव में वे सभी आचार्य न होकर कवि ही थे। उनका काव्य शास्त्रीय ज्ञान अधूरा था। उनके लक्षणों और उदाहरण में भी कहीं कहीं पर्याप्त त्रुटियां हैं। ये कवि सामान्य रूप से संस्कृत ग्रंथों को आधार मानकर ही चले हैं, जिनमें अधिकांश ने चंद्रालोक और कुवलयानंद की पद्धति को अपनाया है। अर्थात एक ही दोहे में लक्षण उदाहरण का समावेश कर लिया गया। चिंतामणि, मतिराम, जसवंत सिंह, देव, भूषण, पद्माकर, भट्ट, भिखारी दास आदि के अलंकार विषय ग्रंथ रीति काव्य में विशेष प्रसिद्ध हुए। अब हम रीतिकालीन शिल्पगत विशेषता के रूप में रीतिकालीन काव्य रूपों की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। रीति काव्य में काव्य रूपों की पर्याप्त विविधता पाई जाती है। प्रबंध, मुक्तक, सतसई साहित्य तथा शतक आदि सभी काव्य शैलियों में रचना होती रही। इस युग का प्रधान काव्य रूप मुक्तक ही रहा। राज दरबारों में अपनी प्रतिभा का सिक्का जमाने के लिए रीति काल के अधिकांश कवि मुक्तक रचना को ही प्रश्रय देते रहे। रीति काल में प्रबंध काव्यों की अपेक्षा मुक्तक रचनाओं का प्रचार विपुल मात्रा में था। रीतिकालीन कवि दरबारी वातावरण से घिरा हुआ था। दरबार में अपनी कला का चमत्कार दिखाने के लिए मुक्तक शैली उनके अधिक अनुकूल थी। उन दिनों दरबारों में कवियों की परस्पर होड़ चलती थी। श्रोताओं की वाहवाही लूटने के लिए और एक दूसरे को परास्त करने के उद्देश्य से मुक्तक शैली का गहरा प्रभाव पड़ता था। इसीलिए अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली में चमत्कृत करने वाली वाहवाही करने वाली मुक्तक की शैली का ही ज्यादा आश्रय लिया। यद्यपि इस युग के काव्य का एक बहुत बड़ा भाग मुक्तक शैली में लिखा गया, तथापि प्रबंध काव्यों के सृजन में भी
कविगण अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे। यानी रीत काव्य के रूप में रीतिकाल में प्रबंध काव्य भी लिखे गए। ये प्रबंध काव्य ज़्यादातर चरित प्रधान वीर चरितात्मक प्रबंध काव्यों के रूप में लिखे गए। सूफी प्रबंध परंपरा, वीर काव्य में प्रबंध परंपरा प्रमुख रूप में प्रबंध काव्यों में दिखाई देती है। जैन चरित परंपरा का में प्रबंध परंपरा दिखाई देती है। इन परंपराओं में रीति काल में प्रबंध काव्यों की रचना हुई। एक और प्रबंध काव्यों के अलावा एक और परंपरा दिखाई देती है रीति काव्य में, वो है सतसई काव्य परंपरा। लेकिन सतसई काव्य परंपरा प्रबंध काव्य परंपरा में नहीं आता है, यह मुक्तक का ही एक भेद है। सतसई काव्य परंपरा में 700 दोहे संग्रहित किए जाते हैं और कवि अपने नाम से सतसई लिखते हैं। और इस तरह से अगर सतसई परंपरा की बात करें तो सतसई परंपरा में बिहारी की सतसई सर्वाधिक लोकप्रिय हुई। इसके अलावा संख्याबद्ध संग्रह जो हैं सतसई के अलावा छंद एक संग्रह में, तो सतसई और हजारा काव्य परंपरा भी दिखाई देती है, जो मुक्तक का ही एक भेद है। अब हम रीतिकाल के प्रमुख कवियों की चर्चा कर लें। सर्वप्रथम चर्चा हम आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी की करेंगे, या जिन्हें चिंतामणि के रूप में जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रथम आचार्य कवि माना है। आचार्यत्व और कवित्व दोनों दृष्टियों से रीतिकालीन काव्य के विकास में चिंतामणि का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने 9 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से केवल 5 ही आज उपलब्ध हैं। रस विलास रस संबंधी ग्रंथ है, श्रृंगार मंजरी नायक नायिका भेद का ग्रंथ है, कविकुल कल्पतरु काव्यांग विवेचन है, और छंद विचार में छंदों का विवेचन किया गया है। दूसरे कवि के रूप में हम भिखारी दास की चर्चा करेंगे। भिखारी दास रीत निरूपण के क्षेत्र में मौलिक चिंतन के लिए प्रथम श्रेणी के आलोचकों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती संस्कृत और हिंदी के आलोचकों के काव्य सिद्धांतों का अध्ययन करके हिंदी आलोचना का सूत्रपात किया। कवि देव की चर्चा हम करेंगे। रीतिकाल में कवियों में देव ने परिमाण की दृष्टि से सबसे ज्यादा रचनाएं की हैं। इनमें भाव विलास, अष्टयाम, सुजान, विनोद और कवि दोनों ही थे। लोकप्रियता की दृष्टि से बिहारी के बाद पद्माकर का नाम लिया जाता है। पद्माकर की लोकप्रियता का कारण उनकी कविता की रमणीयता है। इनकी कविता में कल्पना और भावुकता का अद्भुत संयोग है। इनकी भाषा में अनेक रूपता है। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, हिम्मत बहादुर बिरुदावली इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अब हम बिहारी की चर्चा करेंगे। रीतिकालीन रीति सिद्ध कवियों में ही नहीं बल्कि समूचे रीतिकाल में बिहारी का साहित्य अन्यतम स्थान रखता है। बिहारी सतसई की जो लोकप्रियता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और सतसई के बारे में यह लोकप्रिय उक्ति है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। भूषण रीतिकाल में वीर रस के उल्लेखनीय कवि हैं। घनानंद स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इस तरह से इनके घनानंद के रचनाओं में सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेल और कृपा कांड का उल्लेखनीय स्थान है। इस काल की कविता का जो वर्णन हमने किया, आशा है कि इस विवेचन से, इस पाठ से आपको अवश्य लाभ मिला होगा। आपका बहुत बहुत आभार।